आदाब। मैं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपके खिदमत हाजिर हुआ हूँ। बात करूंगा अमेरिका, ईरान, फिलिस्तीन, पूरे मिडिल ईस्ट की, और ख़ास तौर से अब मैं जहाँ एक तरफ अमेरिका और ईरान का जो मुआहदा हुआ है उस पर बात करूंगा, लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि पूरी तरह से एक्टिव हो गया चीन, रूस और ये मिडिल ईस्ट में मुस्लिम ममालिक भी, क्योंकि वो नहीं चाहते किसी तरह की जंग, नहीं चाहते। हमारे साथ जूनियर एडवोकेट राशिद अली साहब, मैं बहुत लंबा लाइव नहीं करूंगा, लेकिन राशिद साहब से अपडेट्स भी लेंगे और कुछ बातों की तरफ, क्योंकि जिस तरह की बातें आ रही बहुत सेंसिटिव है। तो मैं यहाँ पे राशिद साहब को स्क्रीन पर लेता हूँ, इन कराता हूँ। राशिद साहब का बहुत बहुत इस्तकबाल है, खैर मकदम है। सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट है, इसके अलावा माहिर तालीम, माहिर कानून, और राशिद रिजवी साहब मिडिल ईस्ट पे एक रिसर्चर की हैसियत रखते हैं, और आप सब सुनते आ रहे हैं सालों से उनको लगातार। वो जिस तरह से बातें करते हैं पूरे सबूत के साथ, और उड़ाई ढकाई जिसको हम कहते हैं, बहुत सारे चैनल करते हैं यूट्यूब पे खास तौर पे, तो वो हमारे यहाँ कम से कम नहीं है। और राशिद साहब तो बिल्कुल नहीं, हम थोड़ा बहुत अगर कर भी दें तो राशिद साहब तो बिल्कुल इंटैक्ट रहते। बहुत बहुत इस्तकबाल है राशिद साहब। बहुत क्या अपडेट्स है इस वक्त? माफी चाहता हूं, मैं पिछले 1 घंटे से परेशान हूं, कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम, अब वो सब कुछ ठीक हो गया। तो स्ट्रीम यार्ड में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह लगातार लगे रहे तो ये बात काम हो गया। और आपसे भी कि आप बैठे रहे, मैं उसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। तो क्या कहेंगे, क्या अपडेट है राशिद साहब? देखिए मुमताज भाई, अपडेट तो इतनी है कि आपका 1.5-2 घंटे का प्रोग्राम भी होगा तो भी अपडेट शायद पूरी न दे पाए। लेकिन शॉर्ट शॉर्ट में हम आपको बता देते हैं, कम समय होने की वजह से, क्योंकि आज मुहर्रम की 7 तारीख है, बहुत जुलूस प्रोग्राम्स हैं। देखिए, एक चीज है कि नेतन्याहू बहुत परेशान है। पहली चीज, वो ये कहते हैं कि हम नजर रखे हुए हैं, जो वहां पर वार्ताएं चल रही हैं, और ऐसा न हो कि उनके सीज फायर की वजह से जो क्षेत्र का वो है संतुलन है वो न बिगड़े। जो शांति संतुलन है वो बिगड़े नहीं। अब बताइए, शांति संतुलन बिगाड़ता कौन है? आप ही बिगाड़ रहे हो। आज आप अपनी पार्टी के खिलाफ बोल रहे हो, आप अपनी पार्टी के अध्यक्ष से नाराज हो क्योंकि आपकी पार्टी का अध्यक्ष आपके हिसाब से कैंडिडेट नहीं उतार रहा है। मतलब वो अपने आप को आगे को इस तरह लेके जाना चाहते हैं कि अगर पार्टी के लोग इनके खिलाफ रिवोल्यूशन लाना चाहें तो ला ना सके, सब अपने लोग हों। जैसे कि हमारे यहाँ भी चलता है कि हर बड़ा नेता जो है अपने 5, 7, 10 कैंडिडेट जिताना चाहता है। तो वैसे वहां पर है कि वो चाहते हैं कि सारे लोग उन्हीं के हिसाब से तय किए जाएं। तो उन्होंने पार्टी छोड़ने की धमकी दी है। उन्होंने कह दिया है कि अगर मेरी बात नहीं मानी जाएगी मैं पार्टी छोड़ दूंगा। जबकि ये धमकी हम लोग समझ में नहीं आता है, वो निर्दलीय होकर कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर पार्टी छोड़ देंगे खत्म हो जाएंगे, जेल जाएंगे। तो एक तो वहां पर इंटरनल इनका प्रोग्राम इतना डिस्टर्ब चल रहा है। दूसरी तरफ लेबनान और इसराइल की शांति वार्ता की बातें वाशिंगटन में चल रही हैं, और इधर ये अटैक पर अटैक किए जा रहे हैं। अभी भी शाम को, आज दिन में ही गोलीबारी में 2 लोग लेबनानी मारे गए। तो ये सारी सूरत हाल है। अगर इसके ऊपर हिजबुल्लाह अटैक करेगा, रिप्लाई करेगा, तो कहेंगे देखो हिजबुल्लाह जो है सीज फायर का वॉयलेशन कर रहा है। और जो ये खुद करेंगे वो इनको समझ में आ नहीं रहा है। और ये जो प्रेशर बार बार ईरान बना रहा है इसराइल को लेकर के, लेबनान को लेकर के, अमेरिका के ऊपर, कहीं ना कहीं उसमें वो कामयाब होता नजर आ रहा है। बीच में एक मर्तबा डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया था कि लेबनान को लेकर इसराइल को पूरी छूट है। तो इन्होंने क्या किया, हॉर्मुज़ बंद कर दिया। ठीक है, जब छूट है, फिर पता चला कि नहीं, इसराइल हमला नहीं करेगा लेबनान के ऊपर। मतलब जैसे स्विच जो है, स्विच वो अमेरिका ईरान के हाथ में है। अब वो ऑन करता है तो बल्ब जलता है, ऑफ करता है तो बल्ब बुझ जाता है। और उसी तरह डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट आते हैं, जहां वो थोड़ा गर्म हुए, इधर इन्होंने अपने गियर चेंज किया ईरान ने, तो उनके सुर फिर चेंज हो जाते हैं। तो ये एक जियो पॉलिटिक्स क्या करे, क्या कहे इसको, ये एक मस्खरे वाली हरकतें चल रही हैं। और इसे गांव में प्रधान लेवल की पॉलिटिक्स होती है, ये एकदम वैसे ही चल रहा है। ये कहीं पर हमको जियो पॉलिटिक्स लग नहीं रही है। बस जियो पॉलिटिक्स में इतना ही नजर आया थोड़ा सा कि इसमें 3-4 लोग इन्वॉल्व हैं, 3-4 कंट्री इन्वॉल्व है।
आज फिजिशियन साहब गए हैं पाकिस्तान, जैसे ही वे ईरान के बॉर्डर को क्रॉस किए हैं, तो कम से कम 6 फाइटर जेट ने इनकी प्लेन को कवर कर लिया, सिक्योर कर लिया। और जब वहां पहुंचे हैं पाकिस्तान में, तो आसिफ जरदारी ने, जो वहां के प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के, उन्होंने उनका इस्तकबाल किया। और छतरी लेके कौन खड़ा हुआ था? वहां के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के। मतलब ये समझ रहे हैं कि हमारे क्षेत्र का सबसे बड़ा खिलाड़ी यही है, ईरान ही है। और ईरान और चाइना मिल करके वेस्ट वेस्ट प्रोटोकॉल को खत्म कर रहे हैं मिडिल ईस्ट से। वेस्ट के ऊपर जो लोगों की डिपेंडेंसी थी, वो खत्म कर दे रहे हैं वो। चाइना तो पहले कभी अमेरिका के खिलाफ बोलता भी नहीं था। वो खामोशी से अपने काम पे लगा था, अपने डेवलपमेंट में लगा था, अपने आप को आगे बढ़ा रहा था। कभी नहीं बोला चाइना अमेरिका के खिलाफ। लेकिन आज की डेट में आप देखिए कि चाइना भी थोड़ा बहुत बोलने लगा है, वरना वो तो सिर्फ पैसा कमाने भी लगा था। उसको पता है कि यही ऐसा मौका है जब आप जियो पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर लो। सुपर पावर को जितना कमजोर करोगे, आप उतने मजबूत होगे। चाइना कभी भी इसराइल को खुली धमकी नहीं देता था। आपने 4-5 दिन पहले आपने देखा होगा, सुना होगा कि चाइना ने इसराइल को खुली धमकी दी है लेबनान वाले मैटर को लेकर के। खुल के बोला है चाइना ने, जबकि रशिया बोलता था, चाइना नहीं बोलता था। चाइना को कितना प्रेशर किया अमेरिका ने कि तुम ईरान को हथियार नहीं दोगे, ईरान को तुम कोई ऐसा सामान नहीं दोगे, मिसाइल बनाए वो। लेकिन वो निरंतर देता ही गया, रेगुलर देता ही गया और खामोशी देता गया, कोई रिएक्ट तक नहीं किया। यहाँ तक कि उसके ऊपर सैंक्शन लगाने तक की धमकी अमेरिका ने दी, लेकिन वो खामोश था। वो ये नहीं बोल रहा था कि हम नहीं देंगे, और ये भी नहीं बोल रहा था कि नहीं हम दे रहे हैं। वो खामोशी से अपना काम करता था। उसने कहा कि चाइना हमारा ईरान हमारा एक अच्छा अलाई है, हम उसके साथ खड़े हैं। ये वो कहता था, यही चीज रशिया भी कहता था। तो इतनी बड़ी लड़ाई जो ईरान लड़ रहा है, और ईरान ने जो इतनी बड़ी लड़ाई में अमेरिका को बैकफुट पे डाल दिया है, तो नो डाउट इसमें चाइना का भी पूरा रोल है, उसमें रशिया का पूरा रोल है। ऐसा नहीं है कि एक कमजोर देश था ईरान, हम तो कमजोर कहेंगे क्षेत्र में, चाहे जितना बड़ा हो, आर्थिक रूप से खोखला हो गया था वो। अमेरिका अपने मकसद में कामयाब हो गया था उसको खत्म करने के लिए, कि वो आके हमको सजदा करेगा। लेकिन चाइना ने और रशिया ने जिस तरीके से बैकिंग सपोर्ट किया उसको, और उसको मजबूती दी है, उसको लाइव लोकेशन दी है, इंटेलिजेंस दी है, और उसकी इंफॉर्मेशन के ऊपर ईरान की स्ट्रेटेजी और स्ट्रेटेजिकल अटैक, ये सब, तो इससे ईरान का पलड़ा भारी हुआ। पूरी दुनिया ने ईरान को एक्सेप्ट किया, ईरान की विक्ट्री को एक्सेप्ट किया। देखिए होता क्या है, अगर ईरान यही लड़ाई इसराइल से लड़के जीतता, टर्की से लड़के जीतता, इजिप्ट से लड़के जीतता, सऊदी अरब से लड़के जीतता, तो कोई इसको इतना बड़ा वो वेटेज नहीं देता। लेकिन ईरान लड़के जीता है तो किससे जीता है? अमेरिका से। तबाह की एयरबेस सब उसने किसके? अमेरिका के। इसराइल को तो जो उसने करना था किया, लेकिन जो अमेरिका को बैकफुट पे ला दिया, उसने पूरी अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को उसने हिला डाला। होर्मुज पर ईरान ने अमेरिका का कंट्रोल नहीं होने दिया, अपना कंट्रोल लूज नहीं किया उसने, और प्रॉपर हर वार का जवाब देता रहा वो। तो इसकी वजह से ईरान आज सुरखरू है, और ईरान की बात मानने को अमेरिका मजबूर हो गया है कि वो ईरान की हर बात को एक्सेप्ट करता जा रहा है। ईरान ने, अमेरिका ने, आज डोनाल्ड ट्रम्प ने स्टेटमेंट दिया था कि ईरान हर चीज पे सहमत है। न्यूक्लियर के ऊपर उसने कहा है कि वो अनिश्चित काल तक AIEA के लोगों को अंदर आने का, निरीक्षण करने का देगा, अमेरिका के लोग भी जा सकते हैं। 1 घंटे के अंदर ईरान ने खंडन कर दिया, बिल्कुल गलत है। हमारी जो भी साइड डिस्टर्ब हुई है, जहां अटैक हुआ है, वहां पर हम किसी भी तरीके की किसी कोई एंट्री नहीं दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रम्प का ये बयान बौखलाहट वाला है। तो वो उनके जो भी शब्दों की बाढ़ हो रहा है, उसका जवाब देता जा रहा है। 12 बिलियंस इनके जो हैं रिलीज कर दिए गए हैं, या उस पे बात जल्दी रिलीज हो जाएंगे। इनको अगस्त तक के लिए छूट दे दी गई है कि ईरान तेल बेच सकता है, डॉलर में बेच सकता है। कोई उसमें एक क्वांटिटी भी तय नहीं है कि कितने, एक दिन में कितने बैरल वो बेच सकता है। वो अनलिमिटेड बेच सकता है। अभी अगस्त तक, 3 या 25 अगस्त तक का समथिंग कोई टाइम, या 13 अगस्त तक का टाइम दिया हुआ है अनिश्चित काल के लिए अमेरिका ने। और कहा कि जैसे जैसे ये हम इसलिए कर रहे हैं कि ईरान का विश्वास अमेरिका पे बने, और
हम धीरे धीरे अपनी जो वार्ताएं हैं उसको अब मजबूत करते जाएं। तो मुमताज भाई, जो हालात आप देख रहे हैं आज ईरान के, ईरान सबसे पहले इस पे काम करेगा। सबसे पहले जहां तक हमको लगता है कि अपनी एयर सर्विस को स्ट्रांग करेगा। वो उसको अगर अमेरिका से बोइंग प्लेन लेने होंगे तो अमेरिका से वो बोइंग प्लेन कुछ ले करके उसको भी खामोश बिठाएगा, कुछ वो टर्की से लेगा, प्लस उसको फाइटर प्लेन की सबसे ज्यादा जरूरत है। और उसके लिए सबसे बड़ा मार्केट उसके लिए सबसे बड़ा मार्केट चाइना है, क्योंकि फाइटर कम पैसे में और आपका फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट सिर्फ और सिर्फ उनको चाइना ही दे सकता है। यूं मुमताज भाई। नेटवर्क की प्रॉब्लम आ गई थी, कॉल आती है तो हो जाता है। तो वो मैं कर रहा था, राशिद साहब जिक्र कर रहा था कि क्या लग रहा है कि जिस तरह से अमेरिका बहुत ज्यादा मतलब तो मुझे लग रहा है कि ये इतना आगे की चीज है कि अब इसमें अमेरिका पीछे नहीं जा सकता, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि पैसे भी रिलीज, स्टेट ऑफ होर्मुज पे भी ईरान कंट्रोलिंग है, बात चलने लगी कितना कौन क्या कैसे टैक्स देगा, क्या होगा, उस तमाम चीजें। और ये सब उसमें जो मुआहदा है उसमें शामिल है। से देखते हैं राशिद साहब। देखिए, अमेरिका अब हथियार खरीद सकता है, फाइटर प्लेन खरीद सकता है। अगर उसके ऊपर से सैंक्शन हटाए गए हैं तो ये सारे हटाए गए हैं, भले ही अस्थायी हटाए गए हों। वो डॉलर में भी बिजनेस कर सकता है, डॉलर में क्रूड ऑयल बेच सकता है। ये सारी परमिशन दी गई है। तो अमेरिका को करना क्या है, सॉरी, ईरान को करना क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ईरान अपने एक बंदरगाह को सिर्फ चाइना के लिए रिजर्व कर देगा और उनसे कहेगा हमको आप एक 20 या 25 फाइटर प्लेन या 40 फाइटर प्लेन दे दो और उसका पैसा आप हमारे यहाँ के तेल से रिकवर करो। उसने समझिए कि तेल की एक लाइन चाइना के लिए खोल दी, एनर्जी खोल दी। अब क्या फायदा हुआ ईरान को कि ईरान के पास अगर 5 जगह से या 6 जगह से फ्यूल को, क्रूड ऑयल को प्रोड्यूस करने का स्टेशन है, तो वो एक जगह को चाइना के नाम पे छोड़ देगा। चाइना की शिप आएगी, लाइन्स लगी रहेगी, भरती जाएगी, जाती रहेगी, भरेगी जाएगी, भरेगी जाएगी। एक दिन में वो 7 शिप ले जाए, 10 शिप ले जाए, 12 ले जाए। लेकिन इस तरीके से हमको लगता है कि ईरान जो है वो चाइना को पे करेगा क्रूड ऑयल के जरिए, उसके बदले में उसे फाइटर प्लेन वो लेगा। रीजन क्या है इसका वो भी बताता हूँ आपको मैं। क्योंकि अगर इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप पेमेंट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो पेमेंट अभी कुछ देखता नहीं है। आपकी पेमेंट भी अंडर ऑब्जर्वेशन सर्विलांस पे रहती है कि आपने किस कंट्री को कितना पे किया है, आपने उसी की करेंसी में पे किया है या डॉलर में पे किया है या अपने करेंसी में पे किया है। तो अभी ईरान नहीं चाहेगा कि ये चीज शो हो जाए कि हमने कितने फाइटर लिए हैं। ये तो शो हो जाएगा कि फाइटर लिए हैं, लेकिन उसके फाइटर प्लेन आके अगर लैंड करेंगे हमें ईरान में चाइना के, तो वो तो शो हो ही जाएगा कि कितने आपने फाइटर प्लेन लिए हैं। लेकिन कितने लिए हैं ये शो नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहली कोशिश उसकी ये रहेगी कि हम इतने फाइटर प्लेन ले लें कि कल को इजराइल अगर हम पर अटैक करना चाहे तो हम इसको हवा में ही दौड़ा लें। एक चीज, दूसरी चीज, इजराइल से ही एक चीज याद आई कि इजराइल, आपने कहा था कि इजराइल ने कहा है कि हमको डिपेंडेंसी विदेशों पे कम करनी है। हाँ, आज ऐसा नेतन्याहू ने कहा है कि हमको हथियारों के ऊपर, विदेशों के ऊपर डिपेंडेंसी कम करनी है, हमको खुद प्रोडक्शन करना है। वो क्यों कहा है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे देशों ने इनको हथियारों के जो पार्ट्स देते थे, कुछ सामान देते थे या हथियार देते थे, उन्होंने इनको देना बंद कर दिया है। जिसमें स्पेन नंबर 1 पे है। स्पेन ने टोटली बैन कर दिया, टोटली ब्लॉक कर दिया कि हम तुमको नहीं देंगे। कोई ऐसी चीज तुमको हम नहीं देंगे जिससे तुम हथियार बना सको। इटली ने भी कई चीजों पे रोक लगाई है और भी कई देश यूरोप के हैं जिन्होंने इनके ऊपर रोक लगाई है कि अब आपको ये चीजें, हथियार से रिलेटेड चीजें नहीं देंगे। हमारे भारत से हथियार बनाने के सामान जा रहे थे शिप पे, कार्गो पे, क्या हुआ, इटली ने अपने यहाँ रोक लिया। इटली ने उसको जाने नहीं दिया, कहा नहीं, जब तक ये वॉर चलती रहेगी हम तो जाने नहीं देंगे। इटली ने जाने नहीं दिया उसको। तो अब इन्होंने कहा कि हमको खुद को बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे साथ ईरान का युद्ध विराम हुआ नहीं है, संघर्ष विराम हुआ नहीं है। हमारा ईरान का संघर्ष जारी है। अब कहाँ बनाएंगे ये फैक्ट्री, कहाँ खोलेंगे?
फैक्ट्री ये खोलेंगे सोमालीलैंड में। सोमालीलैंड में इन्होंने अपनी फोर्स डाल दी है। वहां पर आईडीएफ के लोग देखे गए हैं, आईडीएफ की, और जो अपने भेज रहे हैं सोमालीलैंड से लोगों को ये अपॉइंट कर रहे हैं, और वहीं पर ये बनाएंगे अपनी फैक्ट्री, वहां उनको देंगे लेबर, वहां के लोगों को मिलेगा रोजगार। दूसरा, सोमालीलैंड आपका यमन के जस्ट सामने है। ये आपका कौन बंदर है लाल सागर के पास, जिसको हूती बार बार ब्लॉक करने के लिए बोल देता है, तो वहां आमने सामने है। तो यानी हूती पर अटैक करने के लिए उसको सबसे नजदीक जगह मिल जाएगी, बिल्कुल नजदीक जगह। यानी आप ये मान के चलिए कि 20 किलोमीटर 18 किलोमीटर की एक बेल्ट है, या अब 15 किलोमीटर की एक बेल्ट है जो समंदर का गैप है। आप तो मिसाइल से अटैक कर सकते हो वहां से, जो कि आपको वहां से दूर पड़ता था इजराइल से। सऊदी अरब अपना देता नहीं था एरिया इनको हूती के लिए, क्योंकि हूती का इनके साथ जो एक इनडायरेक्ट डायरेक्ट ईरान के थ्रू मुआहदा है कि आप मेरे खिलाफ ईरान को इजराइल को अपना एयरबेस नहीं दोगे, हम आपके लोगों को या आपके जो कंट्रोल का है यमन उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो उस एग्रीमेंट के बेस पर सऊदी अरब नहीं देने वाला था। अब सामने पड़ जाता है सोमालीलैंड। सोमालीलैंड को लेकर के सबसे पहले उसको एक देश की घोषणा जो किया था वो इसी ने किया था, इजराइल ने, कि हम उसको स्वतंत्र देश की वो देते हैं, परमिशन देते हैं। मतलब अपने यहाँ उसका एम्बेसी खोलेगा, अपनी एम्बेसी वहां खोलेगा, जिसको लेकर के अमेरिका ने भी ऑब्जेक्शन किया, यूरोपीय नेशन ने भी इस पर ऑब्जेक्शन किया, गल्फ कंट्रीज ने भी, अफ्रीकन कंट्रीज ने भी उस पर ऑब्जेक्शन किया, लेकिन इसने अपनी बात को वापस नहीं लिया। और वहां पर वो अपना बनाएगा, एयरबेस बनाएगा, हूती के खिलाफ सारी एक्टिविटीज वो वहां पर करेगा। तो सोमालीलैंड में जो आज देखा गया वो यही देखा गया कि ये वहां पर प्रोडक्शन भी करेंगे, अपना हथियार भी बनाएंगे, और जो सोमालीलैंड का प्रेसिडेंट बना हुआ है या चीफ बना हुआ है उसके साथ इनकी फोटोज भी हैं आपस में एग्रीमेंट करते हुए। वो फोटो भी सोशल मीडिया पे रिलीज की गई थी। वहां पर इनके बीच जो अनुबंध हुए हैं वो बिल्कुल साफ है कि वहाँ फैक्ट्री बनाएंगे, एयरबेस बनाएंगे, और अपने आईडीएफ के साथ साथ वहाँ के लोगों को भी वो आईडीएफ नाम की फोर्स बना करके वहां पर उनको रखेंगे, उनको सैलरी देंगे, और उन्हीं को हूती पे हमले करवाएंगे, उन्हीं को मरवाएंगे। तो ये जो सिनेरियो चल रहा है, अब इसमें कितना कामयाब होता है इजराइल पता नहीं है, लेकिन इजराइल ने भी अब अमेरिका के तर्ज पर अपने अलग-अलग एयरबेस या अपना एक प्रॉक्सी तैयार करने की कोशिश की है। अमेरिका खुद इजराइल खुद एक अमेरिका का प्रॉक्सी है। उसने अपना भी एक प्रॉक्सी तैयार कर लिया है। तो अब ये सूरत-ए-हाल कहाँ तक जाती है, इस पे क्या होता है, हूती का क्या रिएक्शन आता है? हूती ने साफ कह दिया है सोमालीलैंड के बारे में कि अगर हमारे खिलाफ आपके यहाँ कोई एक्टिविटी होती है, तो फिर आप उसका जवाब बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहिएगा। तो हूती ने अपने तरफ से बयान दे दिया है। अब जो सूरत-ए-हाल चल रही है, वार्ताएँ के ऊपर अभी अगली डेट की घोषणा नहीं हुई है। हमको लगता है कि ये 27-28 तारीख के बाद ही अगली डेट की घोषणा होगी। मेन्यू होगा कि कहाँ पर जगह वो कहाँ बात करेंगे, इस बार स्विट्जरलैंड जाएँगे या प्लेस चेंज करेंगे। ओमान के साथ इनका बहुत बहुत ही मजबूत एग्रीमेंट चल रहा है। ओमान को लेकर के ईरान ओमान के एग्रीमेंट को लेकर के सबसे ज़्यादा अगर परेशान हैं, तो वो यूएई और बहरीन परेशान है। सऊदी अरब इतना परेशान नहीं है। सबसे ज़्यादा परेशान है यूएई और बहरीन। जी मुमताज़ भाई। नहीं, नहीं, बिल्कुल सही है। लेकिन राशिद साहब बस आखिरी 1-2 सवाल और आपसे करेंगे और चाहेंगे कि शॉर्ट में ही कर दें। मुझे पता है आपको जाना भी है और मुझे भी अभी एक जगह मजलिस पढ़नी है। तो बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से इज़राइल या बेंजामिन नेतन्याहू के साथ उन्होंने बहुत सख्ती से बात की अमेरिका से और ये कि हमारी जंग तो जारी है ईरान से और ये वो और हम हटने वाले नहीं हैं और हम अब अलग अपना बनाएँगे। ये सब मतलब क्या आपको लग रहा है कि ये एक बौखलाहट है
या इनके ये कि साहब हम हाथ मलते रह गए। ईरान तो अपना काम कर ले गया, क्योंकि ईरान को जैसे ही छूट मिली, अभी मैं खबर पढ़ रहा था, उसने सबसे पहले भारत से बातचीत की, क्योंकि भारत बड़ा बाजार है। भारत पुराना एलआई जो है उसका ईरान का है, तो उसने फौरन जो, और अच्छा भारत को फायदा भी होगा, क्योंकि ईरान से सस्ता और अच्छा तेल मिल नहीं सकता, गैस मिल नहीं सकती आसानी से, तो यहाँ तो क्राइसिस ही खत्म हो जाएगी। तो ये जो राशिद साहब है, क्या ये माना जाए कि इजराइल और अमेरिका दूर भी हो सकते हैं? देखिए मुमताज भाई, एक चीज को आप भी समझ लीजिएगा कि भारत ईरान से ज्यादा तेल लेगा यूएई से, क्योंकि जिस तरीके से चाइना, रशिया, पाकिस्तान, ईरान, ये लोग मिल करके एंटी वेस्ट स्क्वाड बना रहे हैं। एंटी वेस्ट मतलब पश्चिमी देशों के खिलाफ ये अपना पूर्वी स्क्वाड बना रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। इसमें ये बड़े देश तो ये हो गए चार आपके, पाकिस्तान, ईरान, रशिया, चाइना। अब इसमें जो और देश आने वाले हैं, अब उनका नाम आप सुनिए। इसमें आएगा उज्बेकिस्तान, इसमें आएगा श्रीलंका, इसमें आएगा बांग्लादेश, और गाहे बगाहे बात चाइना की चल रही है, रशिया की चल रही है, ईरान की चल रही है, अफगानिस्तान से, कि आप भी एंटी अमेरिकन बनो और उनके चक्कर में मत पड़ो और पाकिस्तान से अपने मसले को सॉल्व करो और इसी स्क्वाड में रहो। अब आप बताइए कि अगर आप नक्शे को रख के सामने देख रहे हैं, यहाँ पे भारत कहाँ है? ये आप देखिए यहाँ भारत कहाँ है? आज के देश में आज की डेट पे नेपाल और भूटान तक तो भारत की बात मानता नहीं है। आप उम्मीद करेंगे कि चाइना, रशिया और ईरान मानेगा? और लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि ईरान से भारत तेल नहीं लेगा। ईरान से जैसे ट्रम्प के अनाउंसमेंट के बाद, ट्रम्प की धमकी के बाद भारत ने तेल लेना रशिया से बंद नहीं किया, लेकिन जहां 100 लीटर लेता था वहां 10 लीटर लेने लगा, 90 लीटर गैप कर दिया 90% का। और ये ट्रम्प को बता करके, नॉलेज में डाल करके देखिए, हम किसी से एकदम रिलेशन नहीं खत्म कर सकते। उसका अंजाम क्या हुआ? जब परमिशन दी गई कि ठीक है आप रशिया से तेल ले सकते हो, तो फिर हमने रशिया की तरफ मुंह किया। तो रशिया ने एक चीज कह दिया था, पुराना रेट नहीं चलेगा, मार्केट रेट पे आओ, अब नहीं चलेगा। अगर तुम मेरे नहीं, तुम मजबूरी में आए हो ना, अगर तुम मेरे नहीं तो हम तुम्हारे कैसे? जो पैसा हमको तुमसे मिलने वाला था और उससे हम अपने आप को मजबूत करते, तो वो तुमने अमेरिका कहने पर रोक दिया। आज अमेरिका ने कह दिया तो भैया मैं पूरा पैसा लूंगा। तो उससे क्या अंजाम हुआ उसका? कि हमको महंगे, जो सस्ता तेल मिल रहा था महंगा देना पड़ गया हमको। और अगर हम वेनेजुएला से लेते हैं, तो वेनेजुएला के क्रूड से हमारे सारे पर्पस सॉल्व नहीं होते हैं। सबसे पहले वेनेजुएला से हमारा जेट फ्यूल नहीं बनता, अब महंगा भी पड़ेगा। और आएगा 60 दिन में, वही तभी तो 58 महंगा 60 पड़ेगा। दिन, 58 अब आप खुद सोचिए कि 2 महीने इतना बड़ा जहाज जो चलेगा, वो तो 10% तेल खुद ही खा जाएगा। कितना डीजल उसके अंदर रहता होगा? और इंश्योरेंस भी महंगा होता है राशिद साहब, इंश्योरेंस भी लॉन्ग महंगा रूट का है इंश्योरेंस भी महंगा होता है। जी। तो ये ईरान से तेल लेंगे, लेकिन इतना लेंगे कि निगाहें मिला सकें, लेकिन मैक्सिमम तेल जो ये लेंगे यूएई से लेंगे, क्योंकि यूएई इजराइल का अलाय है और हम इजराइल के गुलाम हैं। तो मेरा मालिक जो कहेगा हम वही करेंगे, हाँ। हमारे पैसे से ईरान मजबूत ना हो। लेकिन हमको ये सोचना चाहिए कि जिस होर्मुज के बंद कर देने से पूरी दुनिया में संकट आ गया, तो वहां पर आपको क्या लगता है कि ईरान की मजबूती के लिए आप ही के तेल जरूरी है? आप लोग तभी भैया, उस लाइन से आधा यूरोप तेल लेता है।
60% 70% एशिया तेल लेता है वहां से। आप कौन चक्कर में, किस खेत की मूली है आपको? जितनी पॉपुलेशन आपकी है उतनी पॉपुलेशन चाइना की है बराबर। जी, उतनी पॉपुलेशन चाइना की है। आपकी कमियां तो चाइना ही पूरी कर देगा। अभी ईरान की पाइपलाइन का चल रहा है, अफगानिस्तान पाकिस्तान, इन दोनों देशों को वो डायरेक्ट पाइपलाइन से देगा, और पाकिस्तान की लाइन को वो सीधे पीओके के ऊपर से ले जाते हुए चाइना में निकालेगा। तो अब इनको जो शिप वाली ढुलाई वाला मैटर रहेगा वो खत्म हो जाएगा। अब जो भी जहां पर भी इनकी पाइपलाइन उतरेगी वहीं पास चाइना बड़े बड़े अपने प्लांट लगा देगा, वहीं पर लगा करके प्लांट इसको फिल्टर करेगा। इसी तेल से ही आपको खाद के सामान मिलते हैं, इसी तेल से आपको डामर भी मिलता है, बहुत सारी चीजें ऐसी मिलती है जो मेडिसिन में काम आती हैं। इसी से जेट फ्यूल मिलेगा, पेट्रोल मिलेगा, डीजल भी इसी से निकलता है, केरोसिन भी इसी से बनता है, सब कुछ इस क्रूड ऑयल से बनता है। तो जो बड़ी गेम अभी चलने जा रही है ईरान के साथ, चाइना की, पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की, ये डायरेक्ट फ्यूल देंगे पाइपलाइन से, गैस देंगे पाइपलाइन से, ये जो टैंकर भर के आना जाने वाला हिसाब है सब बंद। तो अगर आप सैंक्शन लगा दोगे तो आप पाइपलाइन वाला माल कैसे रोकोगे नेवल लगा करके? और सिर्फ यही 3 देश, चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, सिर्फ यही 3 देश ईरान का पूरा खर्चा पूरा कर सकते हैं। क्या पॉपुलेशन है ईरान की? 10 करोड़। उससे ज्यादा तो 9 करोड़ है। उससे ज्यादा पाकिस्तान की है, 25 उससे ज्यादा, जी, उससे ज्यादा पाकिस्तान की है। चाइना की तो कई गुना ज्यादा है। तो इतना तो हम जानते हैं मुमताज भाई कि भारत चाइना से तेल ले चाहे नहीं ले, वो ईरान तेल ले चाहे नहीं ले, उसकी सेहत बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन फ्यूचर में ये सोचे कि अमेरिका की गाली खा के हमारी मजबूरी की हम खामोश रहेंगे, हमको अमेरिका धुतकारेगा, हमारी मजबूरी है कि हम खामोश रहेंगे, क्योंकि हमने हमारा दूसरा ऑप्शन भी तो रखा ही नहीं। अगर हम निष्पक्ष होते तो हम इधर नहीं बैठते उधर नहीं बैठते, और इससे हम दबाव बनाते कि ठीक है, अगर आप हमारा बुरा चाहते हो, हम आपको अच्छे लगते नहीं, तो हम उधर दौरा कर रहे हैं, चलिए। लेकिन आप जब पक्ष बन गए ना, निष्पक्ष नहीं रह गए, आप एक पक्ष बन गए, ये आपके लिए नुकसानदेह। आपको लगता है कि पूरे भारतीयों के रोजगार अमेरिका के ऊपर डिपेंड है। मुमताज भाई, जितना पैसा जितना पैसा गल्फ कंट्रीज से भारत में आता है, उसका 20% भी अमेरिका से नहीं आता भारत में। हमारी खुशी क्या है? कमला हैरिस भारतीय मूल की, जेडी वेंस की वाइफ भारतीय मूल की, ये हमारी खुशी है। हम इसी में पूरे पूरे नहीं समा रहे हैं। अरे बेवकूफों को ये पता होना चाहिए कि कभी भी अगर उनको देशभक्ति की बात आएगी तो ये बताओ वो चुनेंगे किसको, तुमको कि अपने देश को? एक नेशनल न्यूज चैनल पे हमने देखा कि भारत के सपोर्ट में, अमेरिका के सपोर्ट में एक भारतीय है, उसके पीछे व्हाइट हाउस की फोटो लगी है, या
और उसका घर ऐसा है, जो भी सीनरी बैकग्राउंड में हो, व्हाइट हाउस बना हुआ है। और जो भारतीय ईरान में है, ईरान का पक्ष रख रहा है, उसने अपने पीछे तिरंगा लगा के रखा हुआ है। आप बोलिए तो हम भेज देंगे। और उससे सवाल किया जा रहा है कि भैया डोनाल्ड ट्रंप को क्या हो गया है, वो क्यों भारत के पीछे पड़े हुए हैं। राम माधव तक ने जाके वहां पे कह दिया कि आपने जो जो कहा हम कहते गए, आपने जो हुक्म दिया हमने उसको पूरा किया। आपको मालिक समझा, खुद को गुलाम समझा, उसके बाद भी आपको जलील करते जा रहे हो अंतरराष्ट्रीय पटल पे। क्यों? क्या कमी रह गई? तो वो भारत के पक्ष की बात नहीं कर रहा है, वो अमेरिका के पक्ष की बात कर रहा है। वो कहता है डोनाल्ड ट्रंप डियर फ्रेंड भी तो कहते हैं मोदी जी को, ये आप नहीं कहोगे? तो जो ईरान में बैठा हुआ वो कहता है कि हमने भारत से कहा है कि आप हमसे तेल लो, पैसा चाहे बाद में देना। हमने भारत के लिए अपने दरवाजे खोल के रखे। और ये जो कहते हैं कि डियर फ्रेंड है, तो डियर फ्रेंड ने 50% टैरिफ लगा दिया था, और 50% से 18% पे ला करके कह दिया कि तुम पे एहसान किया है। और यहाँ मिठाइयां बट रही हैं कि जो 3% टैरिफ देते थे, आज वो 18% टैरिफ दे रहे हैं, और यही हमारी उपलब्धि हो गई। हमने 3% को 18% का मुद्दा नहीं बनाया, हमने 50% से घट के 18% का मुद्दा बनाया, यानी 32% कम कराया है। तो ये स्थिति है ईरान के समर्थक की और अमेरिका के समर्थक की। अब आप उम्मीद करते हो कि अमेरिका आपके लिए लड्डू बांटेगा, आपके लिए खड़ा होगा? अभी चाइना, रशिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये आपको घेर लेंगे ना, आपको भागने का रास्ता, जमीन नहीं मिलेगी भागने के लिए आपको। मुमताज भाई, समंदर के अलावा आपके पास भागने के लिए जमीन नहीं है। लेकिन आपने खुद को पक्ष बना के फंसा दिया है। लेकिन अभी भी आपको समझ में ये नहीं आ रहा है कि हमको किस तरीके से जो पॉलिटिक्स में अपने आप को स्टैंड रखना है, हमें कैसे खड़े रखना है। आप देखिए ब्रिटेन के प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, स्टार्मर ने, उन्होंने कहा कि हमने ब्रिटेन को कहां से कहां निकाल कर ले करके आए, लेकिन हमको लगता है कि हमारे लोग हमारे काम में संतुष्ट नहीं है। तो अगर वो हमारे काम में संतुष्ट नहीं है तो हमारा रिजाइन कर देना ज्यादा बेहतर है। उन्होंने रिजाइन कर दिया, हमारे यहाँ भी संतुष्ट नहीं है, लेकिन ये चीज हमारे यहाँ नहीं है। आप बताइए कि अगर किसी होटल में आग लगती है, किसी इंस्टीट्यूशन में आग लगती है, यहाँ तक कि इंस्टीट्यूशन की आग लगने के ऊपर आपका बिल्डिंग कोड एक्ट बनाया गया पूरा केंद्र सरकार द्वारा, हाँ, एनबीसी, नेशनल बिल्डिंग कोड, ये एक्ट 2005 के 2011 के समथिंग है, ये बनाया गया, उसके बाद भी आग लग रही है। सरकार किसी की भी हो, हमको उससे मतलब नहीं है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि किसी सरकार ने खुल के नहीं कहा ये बात आज तक कि ये आखिरी कांड है, अब इसके बाद कांड नहीं होगा। हर बार आप मुआवजे से बहला देते हो, मरने वालों को लगातार 5-5 होगा। लाख, घायल को 50-50 हजार। हमारी जिम्मेदारी खत्म। हमने आपकी जिंदगी की वैल्यू की आकलन कर दिया है कि आप मरे हो तो आपकी औकात 5 लाख की है। मतलब ये प्रथा कांग्रेस ने शुरू किया या उससे पहले शुरू हुई या भाजपा ने शुरू किया, इसके बारे में हम स्पष्ट नहीं कह सकते किसने शुरू किया, पहला मुआवजा किसने दिया। लेकिन जिसने भी पहला मुआवजा दिया है
उसने हमारी और आपकी औकात तय कर दी है कि ये हमारी कांग्रेस की औकात देन 5 लाख की। जी कांग्रेस की जी, देन है। जिसने भी दिया पैसा हम देते हैं हमारी कमियों को छुपाने के लिए। इसको बंद करना चाहिए। पनिशमेंट तय होना चाहिए, लेकिन पनिशमेंट तय नहीं हो रहा है। छोटे मोटे बिल्कुल अधिकारी को निलंबित सस्पेंड कर दिया। तो अगर हमको समस्या खत्म करनी है तो हमको समस्या की तरफ जाना पड़ेगा कि समस्या हो कहां से रही है, और वर्तमान के अधिकारी को सस्पेंड करके क्या मिलेगा। जिसके टाइम पे निर्माण हुआ है वो कहाँ है, उसको सस्पेंड करवाओ, उसकी पेंशन रोको, उसको जेल भेजो। ये चीज जब तक नहीं होगी ये सुधरेगी नहीं। लेकिन हम दूसरी दिशा में चले गए मुमताज भाई स्टार्मर से। हम्म, लेकिन यहाँ पर आज का शॉर्ट में सिर्फ इतना ही है कि इजराइल बैक फुट पे है। अमेरिका बहुत समझा बुझा करके उससे लेबनान पे वॉर रुकवा रहा है। लेबनान के फेवर में सिर्फ ईरानी नहीं है, लेबनान के फेवर में मिडिल ईस्ट के दूसरे देश भी हैं। जैसे इन्होंने जुलानी से कहा कि हिजबुल्लाह से भिड़वा देंगे, जुलानी ने मना कर दिया, कहा नहीं हम नहीं भिड़ेंगे, क्योंकि जुलानी को जानता है कि हिजबुल्लाह से नहीं भिड़वा रहे, हमको तुम ईरान से भिड़वा रहे हो, और कहीं ऐसा ना हो कि हमारा तख्ता पलट हो जाए। मतलब अगर जुलानी हिजबुल्लाह से भिड़ने को तैयार हो जाते तो एक सवाल खड़ा होता कि तुम अपनी गोलान हाइट बचाने के लिए नहीं लड़े और तुम इजराइल के लिए हिजबुल्लाह से लड़ रहे हो। अरब के देश भी अगेंस्ट है इस चीज को लेकर के, आपका यूरोप के देश भी लेबनान को लेके अगेंस्ट है। स्पेशली फ्रांस ने बहुत खुल के चीजों को बोला है, फ्रांस ने कंडम किया है, इस चीज का खुल के कंडम किया है। लेकिन नेतन्याहू ऐसा बंदा है कि जो आखिरी सांस तक हमला करता रहेगा, चुटपुट करे जो भी करे। आपने गाजा का सीज फायर देखा, रोज लोग बेगुनाह मारे जा रहे हैं। मतलब गाजा जैसे कोई न्यूज ही नहीं रह गई। इसे कितने मरे, बस 5 ही मरे, कोई बात नहीं चलो ठीक है 5 ही मरे। इससे पहले 100 मरते थे रोज, अच्छा 3 मरे। मतलब अब एक नॉर्मल चीज हो गई है, गाजा में 2 मरे 3 मरे। बिल्कुल अरे अगर बेन गवीर, स्मोटिच, इसराइल काट्स, नेतन्याहू खाली ये 4 मर जाएं तो मिडिल ईस्ट में शांति आ जाए। जो हम गाजा में 3 मरे 4 मरे, बस 2 ही मरे बस। अगर अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रंप सहित 5 मर जाएं पूरी दुनिया में शांति आ जाए। जान का आकलन ये होता है। आज डोनाल्ड ट्रंप के घर में अगर 4 मौत हो जाए, सिर्फ 4, पूरा अमेरिका शोकाकुल हो जाएगा। और जिसकी 4 लोगों की पूरी फैमिली तबाह हो गई, उसके लिए हम कहते हैं बस 4 ही मरे। तो बहरहाल मुमताज भाई बहुत टाइम हो गया है। हमने आपसे कहा था कि टॉपिक बहुत लंबे लंबे हैं, 1.5-2 घंटा चला जाएगा, और प्रोग्राम आपको भी जाना है हमको भी जाना है। बस हम, जी 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 अगर आप परमिशन दें तो थोड़ी दुआ करा दें। आज हम चूंकि फिरोज बस भाई बस है दुआ नहीं, दुआ करा दीजिए कि हालात अच्छे हो जाए, और जिस हालात राह पे अच्छे हो अभी जाए। ईरान और अमेरिका चल रहे हैं, जी बिल्कुल वो हमको हमको सही। हम हमको सिर्फ ईरान नहीं देखना है, हमें सिर्फ लेबनान नहीं देखना है, सिर्फ गाजा नहीं देखना है। हमको देखना है गाजा, ईरान, लेबनान, नाइजीरिया, सोमालिया, सूडान, यूक्रेन, इन सभी देशों को देखना है। क्योंकि देखिए, इंसान का रंग काला गोरा हो सकता है, इंसान गरीब अमीर हो सकता है, इंसान लेकिन जान को नाटा लंबा हो सकता है, खूबसूरत बदसूरत हो सकता है, लेकिन फीलिंग सबकी एक होती है। एक माँ, उसका बच्चा लूला लंगड़ा भी हो, अंधा भी हो, वो चाहे माँ गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे माँ गोरी हो चाहे काली हो, चाहे माँ जिस प्रांत की हो, उसकी जो भावनाएं होती हैं वो बच्चे को सीने से लगा के रखती है। उसको अपने बच्चे बिल्कुल में अपनी मोहब्बत नजर आती है, फीलिंग नजर आती है। बच्चे में क्या आए हुए वो नजर नहीं आता है। हमने देखा है, हमसे भी ज्यादा डार्क कलर के लोग हैं,
हम तो थोड़ा सा डार्क सांवले हैं, काले भी नहीं कह सकते इसको ज्यादा, लेकिन जो बहुत ज्यादा डार्क हैं उनके घर वाले ने नाम रखा है दुलारे, चांद बाबू। बिल्कुल डार्क शेड में है चांद तारा। वो उनकी भावनाएं हैं, एक माँ की भावना है ये। तो जज्बात सबके बराबर है, हमको दुआ सबके लिए करना चाहिए। बिल्कुल हम ये नहीं चाहते कि इजराइल के लोग मारे जाएं, बेगुनाह मारे जाएं, कोई नहीं मारा जाए। बिल्कुल सही। आज आज यूक्रेन बोल रहा है रूस से कि अब युद्ध बंद हो जाना चाहिए, अब युद्ध लड़ने का कोई मतलब नहीं है, कोई वजह नहीं युद्ध करने की। अब आज कह रहा है यूक्रेन। भैया शुरू में ही आप ये बात बोल देते, पूरी दुनिया को 4 साल उठा के रखा आपने। युद्ध में मिलता किसी को कुछ नहीं है। युद्ध में हम खाली लड़ लड़ के थक जाते हैं, तब बैठ जाते हैं। जैसे कि दो लोग हाथापाई करते हैं और एक दूसरे को चोटिल पहुंच करके थक जाते हैं और फिर अपने घर चले जाते हैं। फिर बाद में बैठ के बात होती है, अच्छा ये गलत ये सही है, ये काम पहले हो सकता था। हम नहीं समझते। बहरहाल हम लोगों को मुताबिक दुआ करनी चाहिए, सबके लिए करनी बिल्कुल चाहिए कि ऊपर वाला बिल्कुल बिल्कुल सबके जानो माल को महफूज रखे, सबके घरों में खुशियां दे, सबकी परेशानियों को दूर रखे। और हम इंसानों में, हम आदमी कहलाए आदम की औलाद थे, इंसान कहलाए इंसानियत की वजह से, बिल्कुल मानवता से ही मानव हुए हम। बस वही चीज इंसान वाली इंसानियत सबके दिलों में लौट आए, हर मानव के दिल में मानवता लौट आए, हम बिल्कुल सब एक दूसरे के लिए खड़े रहें, हर जालिम के खिलाफ खड़े हों एकजुट होकर के। ये मुहर्रम हमारा इसी इसी इन्हीं चीजों के लिए सबक है कि जुल्म के खिलाफ जो पहली जंग हुई थी वो करबला की हुई थी। एक ऐसा जालिम, एक ऐसा आतंकी जिसने अपनी ताकत से लोगों को डरा के धमका के रखा हुआ था, लोगों के अंदर दहशत पैदा किया हुआ था। और दहशत का ये हाल था कि खाली हुसैन बैयत कर लें, नहीं किया तो कहा इनको पानी बंद कर दो इनके ऊपर, जब भूखे प्यासे मरेंगे तब करेंगे। 3 दिन तक प्यासे थे, कहा कि अब करोगे कि नहीं, कहा अब भी नहीं करेंगे। हम जालिम का सपोर्ट नहीं कर सकते। जालिम के खिलाफ पहली लड़ाई करबला थी। ये दुनिया के लिए एक सबक है। आज सोशल मीडिया पर उसी इजराइल के एजेंट, इजराइल के पेड लोग जो मुसलमान की बन करके आईडी बना करके हम नबी के साथ हैं, वो लोग खुल के आए फेसबुक पे, जो नबी के साथ हो वो हमारे साथ आए, जो हुसैन के साथ हो वो उधर ही जाए। मतलब आप दो पाक रूहों को अलग कर रहे हो, आप तफरका फैला रहे हो। कौन कर रहा है ये? क्योंकि जिन मुसलमानों को ईरान ने एक किया था, अब उनमें नफरत पैदा करने के लिए ये सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। और ये चीज इजराइल ही करता है जीवनता से। नहीं नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैंने भी ये चीज देखा और बड़ा शॉक्ड हो गया कि हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन की इन्होंने हदीस नहीं पढ़ी। और एक कहते हैं कि एक रूह एक जान, ये वाली कैफियत तो ये बिल्कुल सही है। और ये क्या बताई, तो बताते हुए भी बड़ा अजीब सा लगता है कि क्या ये भी दिन आएंगे कि बताना पड़ेगा कि हुसैनी या मोहम्मदी वो जो है उनमें कोई फर्क है। ये तो मतलब अब मैं क्या कहूँ, मैं तो अ, मैं हैरान भी नहीं हुआ। मैंने कहा इससे बड़ी जहालत तो हो नहीं सकती, इसका क्या जवाब दिया जाए। लेकिन जवाब दुनिया दे रही है। मैं देख रहा हूँ बहुत तेजी से लोग हकशनास हो रहे हैं। राशिद साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बहुत लोगों से मुलाकात हुई, बड़े फोन आते हैं और उनको अब ये मालूम हो गया है कि वाकई हक पर कौन है और किसने जो है वो बातिल को शिकस्त दी है आज भी। और
माजी में भी, पास में भी, तो अब सबको पता चल गया। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद साहब, बहुत वक्त ले लिया आपका। और लेकिन ये भी अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, चूँकि हमने ये सब चीज़ें जो हम बात करते हैं, ये सब भी करबला का और उन मजलिसों का ही असर है, मैं समझता हूँ। वरना शायद इस तरह की ऐसी बातें हम ना कर पाते। हम भी कन्फ्यूज़ होते, लेकिन हमारे ज़हन जो है, दिलो-दिमाग कन्फ्यूज़न का शिकार नहीं है। हम बिल्कुल क्लियर कट हैं कि ज़ालिम ज़ालिम है चाहे जो हो, और मज़लूम मज़लूम है, हम उसके साथ हैं। बस दैट्स ऑल, हमें और कोई मतलब नहीं। बहुत-बहुत शुक्रिया राशिद साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया।